हेलो दोस्तों, मोशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो हिंदी में उच्चारण स्थान बताएंगे और ये जो है टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस और सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे जो दो एक क्वेश्चन जरूर आते हैं वर्ड से। तो इसमें देखिए जहाँ से कल समाप्त हुआ था आज वहीं से स्टार्ट हो रहा है। दंतोष्ट, देखिए दंतोष्ट जो है वो वह को बोलते हैं। दंतोष्ट किससे बोलते हैं? वह को बोलते हैं। कंठ तालब, कंठ तालब क्या है? ए आए। कंठ तालब क्यों है? कंठ से भी आए और तालु में भी आए। कंठ और तालब दोनों से जो उच्चारण होता है उसे कंठ तालब बोलते हैं। जो कंठ से भी उच्चारण हो और तालब से भी उच्चारण हो उसे क्या बोलते हैं? कंठ तालब बोलते हैं। ये ए आए होते हैं। क्या होते हैं? ए आए होते हैं। देखिए कंठोष्ट, कंठ मतलब कंठोष्ट का मतलब होता है जो कंठ से भी हो और ओंठ से भी उच्चारण हो। उस क्या होता है? ओ और औ। बोल के देखिए, ओ औ। ये कंठ और ओंठ दोनों से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसे कंठोष्ट बोलते हैं। पंचमाक्षर, देखिए पंचमाक्षर क्या है? 5 आते हैं। देखिए अंगा, इसके बाद इया, इसके बाद रै, इसके बाद मैं, इसके बाद न। ये क्या है? पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर अक्षर हैं। इसे हम नासिका भी बोलते हैं। नासिका, इसे क्या बोलते हैं? नासिका भी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसे पंचमाक्षर भी बोलते हैं और नासिका भी बोलते हैं। ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन एक हम लिख रहे हैं, देख लीजिए। रै का उच्चारण स्थान कैसे पूछेगा? जैसे हम बोले ये रै का उच्चारण स्थान, रै का उच्चारण स्थान उस स्थान है। तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप लिखेंगे पहला देखिए ऑप्शन लिख देगा कंठ, दूसरा लिख देगा नासिका। ठीक है, नासिका। और तीसरा लिखेगा मूर्धा दिया रहेगा। और चौथा लिखा रहेगा ओष्ठ। ठीक है। तो रै का उच्चारण स्थान क्या होगा? रै का उच्चारण स्थान नासिका होगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं पंचमाक्षर का रै, इया, रै, मैं, न। ये क्या है? नासिका भी कहते हैं पंचमाक्षर को। ये ना के द्वारा उच्चारण होता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या? नासिका। समझ में आ गया? ठीक है। अगला देखिए, अगला अगर एक और हम देखिए इसी में बताएं। अगर रै का हो गया, अब क और रै का उच्चारण स्थान पूछें, क और रै का उच्चारण स्थान, तब क्या बताएंगे? एक और देखिए क्वेश्चन। क और रै का उच्चारण स्थान, क और रै का उच्चारण स्थान है, तब क्या उत्तर देंगे आप? पहला देखिए, पहला ऑप्शन आपका रहेगा कंठ। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका, दूसरा ऑप्शन नासिका। और तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा मूर्धा। और चौथा ऑप्शन रहेगा ओष्ठ। समझ में आ गया? देखिए क और क्या है? क और रै का उच्चारण स्थान जब पूछेगा, क और रै का उच्चारण स्थान जब पूछेगा तो आप कंठ लगाएंगे। अभी सिर्फ रै का उच्चारण स्थान पूछा है तो आप क्या लगाए थे? नासिका। जब एक प्रश्न और दिया है क और रै का उच्चारण स्थान है तो ये कंठ लगा देंगे। जब कंठ दिया रहेगा, देखिए यहाँ अगर सिर्फ नासिका लगाएंगे। समझ में आ गया? दोनों देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन हैं।
चलिए अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार देख लीजिए, अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार को अंक बोलते हैं। ये अनुस्वार उसे बोलते हैं जो हमारी जो वाय आती है, नाक द्वारा वाय आती है, उसे अनुस्वार बोलते हैं। जो नाक द्वारा वाय आती है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, इसे नासिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिका, क्योंकि ये नाक द्वारा वाय आ रही है, इसीलिए यहाँ एक बिंदी लग जाएगा ए के ऊपर। जब नाक द्वारा वाय आएगी तो एक बिंदी लग जाएगा ऊपर, उसे नासिका बोलते हैं। जब हमारी जो क्या है उच्चारण करते समय जब नाक द्वारा वाय आए उसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, और ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, इसे नासिका भी कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो। अब देखिए, अब अनुनासिक देखेंगे। अनुनासिक देख लीजिए, अनुनासिक, अनुनासिक जब उच्चारण नाक और मुंह से, इसको देखिए एक चांद बिंदी लगेगा, चांद बिंदी, नाक और मुंह से, मुंह से, नाक और मुंह से दोनों आए, नाक से भी वाय आए और मुंह से भी आए, तो वहाँ अनुनासिक लगता है चांद। जैसे एक अगर हम चांद लिखें एग्जाम्पल के लिए, जैसे देख लीजिए, जैसे, जैसे चांद, चांद। ठीक है, और यहाँ जैसे में लिख दें, जैसे में, जैसे अंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार और। देखिए, अनुस्वार उसे बोलते हैं जिसका उच्चारण करते समय वाय नाक द्वारा आए, ठीक है, वहाँ एक बिंदी ऊपर लग जाती है, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे अगर हम लिखें अंक, अंक के ऊपर एक बिंदी लगा तो ये अनुस्वार है। जिसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से आए, नाक और मुंह दोनों से आए, उसे अनुनासिक बोलते हैं। वहाँ चांद बिंदी लगी, जैसे चांद लिखना हो तो चांद बिंदी लगा देंगे, क्योंकि उच्चारण करते समय नाक और मुंह से दोनों वाय आ रही है। समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए, अब हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद देखेंगे। किसमें? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। देख लीजिए, उच्चारण, उच्चारण उच्चारण, ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के, लग रहा है, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद, वर्ण के, वर्ण के भेद। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों की संख्या 2 होती है। कौन कौन होती है? अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। देखिए 2 कौन कौन होती है? ये उच्चारण आधार पर वर्ण का भेद कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देख लीजिए, नंबर 1 अभ्यांतर, ठीक है, नंबर 1 क्या होता है? अभ्यांतर, अभ्यांतर, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न। सेकंड है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ठीक है। देखिए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों की संख्या 2 होती है। नंबर 1 देखिए अभ्यांतर प्रयत्न, सेकंड है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब देखिए इसके भी भेद होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इसी के बारे में पढ़ लीजिए, देखिए ध्यान से। अभ्यांतर
अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों की संख्या। ठीक है, देखिए अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर बड़ों की संख्या या बड़ों का भेद, बड़ों का भेद देख लीजिए, वर्णों की संख्या न लिखिए, वर्णों की भेद लिख लीजिए, ये सही पड़ेगा, वर्णों का भेद। ठीक है, अब इसके भेद देख लीजिए। अभ्यांतर ऊंट, अब इसको क्या बोलते हैं, अभ्यांतर को क्या, देखिए अभ्यांतर मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है ऊंट, ओष्ठ, ऊंट लिखिए या ओष्ठ लिखिए, ओठ लिख दीजिए, चलिए ओष्ठ न लिखिए, संस्कृत में हो जाएगा। ओठ के खुलने व बंद होने, ओठ के खुलने या बंद होना। अभ्यांतर, देखिए अभ्यांतर मीन्स होता है क्या, ओठ के खुलने या बंद होना। ठीक है ना। अब अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर बड़ों की भेद, इसका मतलब होता है ओठ का खुलना या बंद होना, खुल रहा है और क्या है, बंद हो रहा है। अब इसके आधार पर देखिए 4 भेद होते हैं। नंबर 1 लिखिए, कौन होते हैं, विपरीत। देखिए ये एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। विपरीत, संवृत्त। ठीक है, तीसरा होता है संवृत्त, अर्ध, अब क्या है, विपरीत। ठीक है, अर्ध विपरीत और अर्ध संवृत्त और यहाँ लिख दे रहे हैं अर्ध संवृत्त, देखिए इसके अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर बड़ों का भेद। अभ्यांतर मीन्स होता है ओठ के खुलने या बंद होना। ठीक, अब इसमें 4 भेद होते हैं, विपरीत, संवृत्त, अर्ध विपरीत, अर्ध संवृत्त। देखिए अब एक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, पहले हम जानेंगे विपरीत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, विपरीत, इसके बारे में, फर्स्ट के नंबर में, ये वाला देखिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर देखेंगे विपरीत के बारे में देखिए। ठीक है, विपरीत में क्या होता है, मुख पूरा खुलता है। मुख्य क्या होता है, मुख्य पूरा खुलता है। बड़ा, पूरा मतलब, इसके मतलब यहाँ लिख दीजिएगा, एक मतलब यहाँ बड़ा लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, बड़ा या पूरा खुलता। ठीक है, बड़ा और पूरा खुलता है, जैसे है। अब जैसे कैसे लिखेंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आ, एक बार और देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर बड़ों के भेद। अभ्यांतर मीन्स क्या होता है, ओंठ का खुलना या बंद होना। ठीक है, ओंठ का खुलना या बंद होना, कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है। इसके आधार पर 4 भेद होते हैं, विपरीत, संवृत्त। ठीक है, यहाँ त्रय लगा दीजिए, संवृत्त, अर्ध विपरीत और अर्ध संवृत्त। ठीक है, पहले हम इस विपरीत के बारे में देख रहे हैं। विपरीत मीन्स होता है मुख्य पूरा या बड़ा। ठीक है, मुख पूरा या पूरा खुलता है। पर मतलब क्या होता है, बड़ा, सारी यहाँ 2 बार लिख दिए थे, मुख पूरा बड़ा खुलता है। जैसे अगर हम आ बोले, देखिए आ, तो आ क्या है, पूरा बड़ा मुंह खुल रहा है, तो विपरीत क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है ना,
विपरीत क्या हो जाएगा आ। अगर आपको पूछेगा विपरीत क्या है तो ऑप्शन आपका आ जहाँ रहेगा वही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। अब देखिए अगला देखिए कौन है, समवृत्त। समवृत्त मतलब होता है मुख सबसे कम खुलता है। मुख क्या है, सबसे कम खुलता है, समवृत्त। अब ये वाला समवृत्त देख लीजिए, सेकंड वाला समवृत्त। समवृत्त ठीक है, समवृत्त। समवृत्त मीन्स होता है मुख क्या है, क्या बताए हैं, मुख सबसे कम खुलता है। मुख सबसे कम खुलता है। मुख सबसे कम खुलता है। खुलता है देखिए क्या है, खुलता है। जैसे देख लीजिए, जैसे में क्या है, ई ठीक है, ई ऊ और ऊ ठीक है। ये में इसमें देखिए समवृत्त वैसा मुख क्या है, सबसे कम खुलता है। देखिए ई बोलिए, ई ऊ ऊ, तो ये देखिए मुख कम क्या हो रहा है, कम खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो देखिए विपरीत मतलब मुख बड़ा खुलता है, ठीक है। और जैसे आ, और समवृत्त मतलब हो मुख सबसे कम खुलता है, जैसे ई ऊ ऊ। समझ में आ गया। तो ये अगर आपका आएगा समवृत्त में 4 होते हैं, ई ऊ ऊ। समझ में आ गया। अब अगला देखिए अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में ध्यान दीजिएगा, अर्ध विपरीत में अर्ध विपरीत। अब अर्ध विपरीत देखिए यहाँ से, अर्ध विपरीत अर्ध विपरीत अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में होता है मुख आधा खुलता है। मुख कैसा खुलता है, मुख आधा खुलता है। मुख कैसा खुलता है, आधा खुलता है। जैसे अगर ए ओ की बात करें, जैसे कौन आधा खुलता है, जैसे ए और ओ ये क्या है, आधा खुलता है, ठीक है ना। अर्ध विपरीत, तो अर्ध विपरीत की क्या हुआ वर्ण, ए और ओ हुआ। अर्ध समवृत्त देखिए, अर्ध समवृत्त, अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त मतलब होता है, क्या होता है, मुख आधा बंद होता है। क्या होता है, मुख आधा बंद होता है, बंद होता है। कौन कौन है, जैसे देख लीजिए, जैसे कौन, जैसे ए आओ, क्या होगा, ए और आओ, ठीक है, ए आओ, सॉरी ए रहेगा, ठीक है, ए आओ। यहाँ देखिए ध्यान से, अर्ध विपरीत मतलब मुख का आधा खुलता है, जैसे ए ओ, ठीक है। अर्ध समवृत्त में मुख आधा बंद होता है, ऐ और औ, ठीक है, ऐ और औ।
ये जो है आधा बंद होता है, अर्ध विपरीत आधा खुलता है। समझ में आ गया? तो ये समझ लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही है। अब देखिए दूसरा हमने बताया था, दूसरा बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। दूसरा, अब देखिए दूसरा बाह्य प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। अब इसके भेद देख लीजिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब इसमें देखिए, इसमें दो प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं। फेफड़ों से वायु का निकलना, फेफड़ों से, नंबर 1 देख लीजिए, फेफड़ों से वायु या प्राण भी इसे बोलते हैं, प्राण। ठीक है, प्राण का निकलना, प्राण का निकलना। समझ में आया? वायु प्रयत्न के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, फेफड़ों से वायु या प्राण का निकलना। सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या होता है? ठीक है, स्वर तंत्रियों का झंकृत होना, स्वर तंत्रियों का झंकृत होना। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, फेफड़ों से वायु या प्राण का निकलना, स्वर तंत्रियों को झंकृत होना, दो प्रकार के होते हैं। अब हम पहला क्या पढ़ेंगे? पहला क्या है? अब इसको पढ़ेंगे, ये वाले को, फेफड़ों से वायु या प्राण का निकलना, इसी के बारे में पहला पढ़ेंगे। क्या, इसको हेडिंग डाल लीजिए। अब प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के भेद। ठीक है, वायु लिख लीजिएगा, वायु या दोनों बोलते हैं, प्राण के आधार पर प्राण के आधार पर वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। देखिए वायु या प्राण के आधार पे वर्ण के भेद। अब इसके कितने भेद होते हैं? जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। किसके? नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प, ठीक है, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण, ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, अब अल्प प्राण मीन्स होता है कम वायु की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण मीन्स होता है कम वायु का निकलना या कम वायु की आवश्यकता। ठीक है, महाप्राण मतलब होता है अधिक वायु की आवश्यकता। कैसा? अधिक वायु की आवश्यकता। ठीक है, देखिए अल्प प्राण मीन्स होता है, देखिए हमने एक बार और देख लीजिए, रिवीजन करा दे रहे हैं एक बार और। वह देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद, तो इसके दो भेद हैं बाह्य प्राण के। फेफड़ों से वायु प्राण का निकलना, जो फेफड़े द्वारा जो वायु निकलती है या प्राण निकलता है, उससे स्वर तंत्रियों का झंकृत होना। स्वर जो तंत्री होती हैं, झंकृत कैसे किया जाता है उसके अनुसार। तो पहले हम वायु या प्राण के आधार पर वर्ण का भेद देखेंगे। तो इसके दो प्रकार होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण मीन्स होता है कम वायु की आवश्यकता जो होती है उसे अल्प प्राण बोलते हैं, जो अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण बोलते हैं। तो ऐसे भी आप देखिए, ट्रिक एक देख लीजिए, अल्प मतलब होता है थोड़ा, तो जहाँ थोड़े वायु की आवश्यकता होती है वहाँ अल्प प्राण होता है। महा मतलब होता है बड़ा, जहाँ अधिक, महा मतलब अधिक हो जाएगा, अधिक वायु की आवश्यकता होती है वहाँ महाप्राण होता है। समझ में आ गया? ये ट्रिक देख लीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा। समझ में आ गया?
अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण, यहाँ देख लीजिएगा अल्पप्राण और महाप्राण। यहाँ देखिए अल्पप्राण कौन है और महाप्राण कौन है। अल्प प्राण और यहाँ हेडिंग डालिएगा महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण कौन होता है और महाप्राण कौन होता है। तो अल्पप्राण में देखिए, अल्पप्राण में हम इसका एक फार्मूला है, एक फार्मूला है 135 का फार्मूला लगा देंगे। किसका? 135 का। ये 135 का फार्मूला है, ठीक है। और ये क्या है? 24 का फार्मूला है। अल्पप्राण आप आसानी से जान जाएंगे, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक, कैसे जानेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लिखते हैं, एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको कैसे 135 का फार्मूला है। जैसे हमने क वर्ग लिखा, ध्यान दीजिएगा, क वर्ग लिखा, क वर्ग में हम आता है क, ख, ग, घ, अंगा, यही आता है। च वर्ग में, च वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, इया। अब ट वर्ग में देखिए, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। अब इसके बाद त वर्ग में देखिए, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में देख लीजिए, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब देखिए हम इसको काउंट कर लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। समझ में आ गया। अब देखिए जब ये 135 का फार्मूला है तो पहला देखिए ये 1 का है तो ये पहला अल्पप्राण हुआ। इसके बाद 3 आया, 3 क्या है? अल्पप्राण हुआ। इसके बाद 5 आया, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्पप्राण। इसी को हम आपको समझने के लिए 135 का फार्मूला लगा दिए। मतलब पहला क आएगा, तीसरा ग आएगा और पांचवा अंगा आएगा। तो ये रख लीजिएगा। तो क, ग, अंगा 135 का फार्मूला हुआ, मतलब क, ग, अंगा ये अल्पप्राण हुआ। और 24 का फार्मूला मतलब होता है, देखिए ख और घ, ये क्या हुआ? महाप्राण हुआ। ठीक है, तो ये समझने के लिए जैसे देखिए पहला ये च पहला हुआ, ज, इया, तो ये ज, सॉरी च, ज, इया, ये क्या हुआ? अल्पप्राण हुआ। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला क्या हुआ? ट, ढ और क्या हुआ? अल्पप्राण हुआ। त, द, न अल्पप्राण हुआ। प और ब में अल्पप्राण हुआ। और जो ये सेकंड दूसरा नंबर का है, ये दूसरा नंबर का सब क्या है? महाप्राण। तो इसीलिए हम आपको 135 का, आइए तो सबको याद रहेगा, क, ख, ग, गंगा, च, च, ज, यहाँ ट, ठ, ड, आड़ा, ये सबको याद रहेगा। तो यहीं से ऐसे लिख लीजिएगा और समझ जाइएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला, तीसरा, पाँचवा अल्पप्राण हुआ और दूसरा और चौथा क्या हुआ? महाप्राण हुआ। समझ में आ गया? ठीक, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। देखिए पहला ध्यान दीजिएगा, पहला क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अल्पप्राण में कौन आएगा? क आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? ख आएगा, इसके बाद क्या आएगा? सॉरी क आएगा, इसके बाद ग आएगा, इसके बाद अंगा आएगा। अब देखिए इसमें क्या आएगा? च आएगा, इसके बाद क्या आएगा? ज आएगा, इसके बाद क्या आएगा? इया आएगा, इया आएगा ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब च, ज, इया। अब इसके बाद देखिए इसमें ट आएगा ना, ट आएगा, इसके बाद ड आएगा, इसके बाद क्या आएगा? आड़ा आएगा। ठीक है, ये अल्पप्राण है। इसके बाद देखिए इसमें त आएगा, इसके बाद क्या है? द आएगा, इसके बाद क्या आएगा? ये न आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप पूरा रख लेंगे। ठीक, तो ये 135 का फार्मूला हो गया। अब प, ब, म लिख देंगे, प, ब और म। अब 24 में दूसरा चौथा क्या आएगा? देखिए ख और ग आएगा, क्या आएगा? ख और ग, घ आएगा। दूसरा क्या आएगा? छ और झ आएगा, छ
छ और झ आएगा। और इसमें देखिए छ झ ट ढ आएगा, ट ठ और ढ आएगा, ठीक है। और थ द आएगा, थ और द आएगा, ठीक। ध सॉरी ध आएगा, ध आएगा। और फ और भ ये आएंगे। तो ये देखिए क ग अंगा च ज इया ट ढ आड़ा त द न प ब म, ये क्या हुए? अल्प प्राण हुए, जिसका कम वाय निकला। और जो ज़्यादा वाय निकलती है, जहाँ ख ग छ ज झ ठ ड थ द फ ब, ये क्या हुए? महाप्राण। इसके अलावा भी क्या है? अल्प प्राण आते हैं। इसमें क्या आते हैं? अल्प प्राण। देखिए ध्यान से, अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या क्या होते हैं? य र ल और व आते हैं। अल्प प्राण भी आते हैं, य र ल व आते हैं, ठीक है, अल्प प्राण। और इसमें देखिए महाप्राण में तीनों स और है भी आते हैं, इतना रखिएगा यार। अल्प प्राण, इसमें अल्प प्राण मतलब अल्प प्राण, सॉरी ये अंतस्थ है। अंतस्थ में क्या आते हैं? य र ल व भी अल्प प्राण में आते हैं। और तीनों स और है भी क्या आते हैं? महाप्राण में आते हैं। इतना आ गया समझ में? चलिए ठीक है। और सभी क्या हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। एक नोट लिख लीजिए, नोट ध्यान दीजिएगा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। सभी स्वर का मतलब 11 स्वर होते हैं। तो 11 स्वर में क्या होते हैं? 11 स्वर सब क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। समझ में आ गया? थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आगे।